तो स्टार्ट। हेलो गाइस, मेरा नाम सीमा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें है कि भारत में कृषि और उद्योग एवं सेवा क्षेत्र। ठीक है, मैंने अभी आपको एसटीजी तक पढ़ा दिया है। तो इसमें हम भारत में कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र देखते हैं। तो आज मैं कृषि करवाऊंगी, उद्योग और सेवा क्षेत्र में कल करवा दूंगी। तो पहले तो 5 क्षेत्र देख लेते हैं कि कौन कौन से 5 क्षेत्र होते हैं। पहला क्षेत्र होता है कृषि, जिसको रेड कॉलर जॉब कहते हैं। सेकंड होता है विनिर्माण, जिसको ब्लू कॉलर जॉब कहते हैं। थर्ड होता है सेवा, जिसे पिंक कॉलर जॉब कहते हैं। फोर्थ होता है व्यवसाय या प्रशासन, जिसे वाइट कॉलर जॉब कहते हैं। और फिफ्थ होता है नीति निर्माण भौतिक, जिसे गोल्ड कॉलर जॉब कहते हैं। नेक्स्ट, अभी बजट, जो हमारा भी बजट गया 25 और 26 का बजट, तो उसके हिसाब से हम देखते हैं कि भारत का जो बजट था वो 50 लाख करोड़ का था। ठीक, उसमें से कृषि के लिए कितना आवंटित था, तो 1,71,473। ठीक, 437 37 करोड़ इतना था। ठीक है, इसमें मिशन स्टार्ट हुआ था ज्ञान। ज्ञान का फुल फॉर्म क्या है? ज्ञान का जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता, एन से नारी। तो ये ज्ञान याद रखिएगा, ये पूछ लेगा कि ज्ञान का फुल फॉर्म क्या है। मतलब ज्ञान में कौन कौन शामिल है, तो गरीब शामिल है, युवा शामिल है, अन्नदाता शामिल है और नारी शामिल है। हमारे बजट का उद्देश्य क्या था? समावेशी व्यापक विकास, ये हमारे बजट का उद्देश्य था। विकसित भारत के 4 स्तंभ है, ये याद रखिएगा। ये टेस्ट सीरीज़ वगैरह और आपको हर जगह मिल जाएगा। क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जो हमारा बजट था उसमें विकसित भारत के लिए कितने स्तंभ या फिर इंजन की बात की गई थी, तो 4 इंजन थे। कृषि, एमएसएमई, निवेश, निर्यात, संवर्धन, ये चारों याद रखिएगा। पहला कृषि है, फिर एमएसएमई है, फिर निवेश है, फिर निर्यात, संवर्धन है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि पीएम धन्य धान्य कृषि योजना 100 जिलों में स्टार्ट की गई है। ठीक है, और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन स्टार्ट किया गया है कितने 6 वर्ष के लिए, जिसमें 3 दालों को शामिल किया गया है, तुअर, उड़द और मसूर दाल। केसीसी मतलब किसान क्रेडिट कार्ड योजना की जो सीमा पहले 3 लाख थी, अब इसको बढ़ा के 5 लाख पर हेक्टेयर कर दिया गया है। एक मखाना बोर्ड बना है, कहाँ पे? बिहार में। ठीक है, कपास उत्पादन मिशन स्टार्ट किया गया है 5 वर्षों के लिए। ठीक है, यूरिया संयंत्र स्थापित किया गया है, कहाँ? असम में किया गया है। ठीक है, सॉरी अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो। जीडीपी वृद्धि दर पर कृषि, मतलब कृषि में 2024 और 25 में कितना जीडीपी वृद्धि हुई है, तो 3.8%। ठीक, अगर 2017 से 18 के बीच में देखा जाए तो हमने कृषि में कितना वृद्धि की है, तो हमने 5% की वृद्धि की है। ठीक है, अब जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी देखनी है हमें 2023 और 24 के हिसाब से। तो 2023 और 24 में कृषि की हिस्सेदारी जीडीपी में कितनी थी, तो 16%। और 2024 और 25 में कितनी बढ़ गई है, तो 18.2%। और जीवीए मतलब करंट में अगर देखा जाए तो 19.8% है। ठीक है, अब देखते हैं हम वैश्विक योगदान कि भारत की कृषि का वैश्विक योगदान कितना है, तो 11.6% है। ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन में अगर देखा जाए तो खाद्यान्न में क्या आ जाता है, गेहूं और चावल आ जाता है, उसमें 78% योगदान है। ठीक है, गेहूं और चावल का खाद्यान्न उत्पादन में 78% योगदान है। निर्यात, कृषि का निर्यात में कितना योगदान है, तो 48 मिलियन। ठीक है, कृषि का निर्यात में योगदान 48 मिलियन। और वहीं अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो भारत का जो स्थान है वो 9 नंबर है। ठीक है, अब आर्थिक सर्वेक्षण के कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो मोस्टली हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे कि अगर पूछ लिया जाए कि चावल के उत्पादन में कौन कौन से राज्य प्रथम है, सेकंड है, थर्ड है, तो हम 3 या 2 राज्यों को देखेंगे। चावल में हम देख लेंगे, वैसे हमें वेस्ट बंगाल या फिर यूपी लगेगा, बट तेलंगाना है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि चावल में तेलंगाना, यूपी और वेस्ट बंगाल है। गेहूं में अगर आप देखेंगे तो यूपी, एमपी, पंजाब। गेहूं यूपी, एमपी, पंजाब। मक्का में कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश। ठीक है, और मक्के में जो एमपी की तीव्रता बढ़ रही है। ठीक है, कुल मोटा अनाज आपका
आपका राजस्थान, कर्नाटक, एमपी। तुअर और अरहर दाल कर्नाटक, एमपी। चना एमपी, महाराष्ट्र। दलहन एमपी और महाराष्ट्र। ये याद रखिएगा कि चना और दलहन में एमपी फर्स्ट है और महाराष्ट्र सेकंड है। और मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ा डिले लग रही हो, मतलब इन द सेंस कि स्लो लग रही हो, तो आप 1.5 पे करके सुन लेना। मूंगफली में देखते हैं गुजरात है और राजस्थान है, ठीक है। दूध, दाल और मसालों में भारत फर्स्ट नंबर है। रेशम के उत्पादन में भारत सेकंड नंबर पे है, ठीक है। सनराइज सेक्टर का संबंध क्या? मत्स्य पालन। अगर पूछ लिया जाए कि सनराइज सेक्टर किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से, और इसमें 30 मिलियन रोजगार सृजन की बात कही गई है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑन ऑयल पॉम, ठीक है। तो ये खाद्य तेल पाम ऑयल पर राष्ट्रीय मिशन है। यह अभियान 2021-22 से 2025 और 26 तक के लिए स्टार्ट किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि पाम तेल को बढ़ावा देना है, ठीक है। और विशेषकर खासकर नॉर्थ स्टेट राज्य और अंडमान निकोबार पर फोकस करना है। ये चीज़ हमें याद करनी है कि नॉर्थ स्टेट जो राज्य हैं, जो 8 सिस्टर बोले जाते हैं, और अंडमान निकोबार पर फोकस करना है, किसमें? पाम तेल को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, थोड़ा सा मे भी शायद ब्लर दिखे, बट दिख रहा है। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन है, ठीक है, जिसे मीठी क्रांति भी कहते हैं। इसका आरंभ 2020 में कर दिया गया था। तो अगर ये पूछ ले कि राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन शहद मिशन का प्रारंभ कब किया गया था? 2020 में, ठीक है। कृषि अवसंरचना कोष का प्रारंभ जुलाई 2020 में किया गया था। इसके लिए राशि 1 लाख करोड़ रुपए निर्धारित की गई है आत्मनिर्भर भारत के तहत, ठीक है। और कृषि अवसंरचना कोष में एमपी ने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए उसको सम्मानित किया गया है, ठीक। पीएम स्वनिधि योजना हम देखते हैं। पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को स्टार्ट की गई। तो ये याद रखिएगा कि पीएम स्वनिधि योजना कब स्टार्ट की गई? 1 जून 2020। ये किसके लिए है? तो ये जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं ना, जहाँ पे हम जाके चाट फुल्की खाते हैं, उनके लिए है, ठीक है। और इसका कार्यान्वयन कर रहा है तो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय क्रियान्वयन कर रहा है, ठीक है। उद्देश्य इसका क्या है कि बिना गारंटी के न्यून ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना है, ठीक है। इसका उद्देश्य है। ऋण अवधि, अभी ये न्यूज़ में क्यों आई है? क्योंकि जो ऋण अवधि है वो 2030 तक के लिए बढ़ा दी गई है, ठीक है। 31 मार्च 2030 तक के लिए बढ़ा दी गई है। विशेष इसमें क्या है कि अगस्त 2025 के कैबिनेट के निर्णय के बाद योजना में 1.15 करोड़ लाभार्थियों को शामिल करना, ऐसा सोचा गया है कि 1.15 करोड़ लाभार्थियों को इसमें शामिल किया जाएगा। और इसके योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए असम को इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज अवार्ड मिला है। ये कौन सा अवार्ड है पता नहीं, बट है ये बेस्ट इनोवेशन, याद रखना कि असम को मिला है। और एमपी को बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है, किसके लिए? स्वनिधि योजना के लिए, कि एमपी ने भी इसमें बहुत अच्छा काम किया है। तो ये हमें याद रखना होगा एमपी वाला, कि बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है। और उधर मिला था हमें किसके पालन में मिला था? कृषि अवसंरचना कोष के लिए भी हमें सम्मानित किया गया है। पीएम स्वनिधि के लिए भी हमें सम्मानित किया गया है, ठीक है। कृषि संधारणीयता समग्र सूचकांक हम देखते हैं, ठीक है। इसका प्रारंभ ICAR, ठीक है, 51 संकेतों के साथ जारी करता है। आधार क्या है इसका? कि पर्यावरण, मृदा, जल, सामाजिक आर्थिक विकास, ठीक है। इसका आधार है। किन आधारों पे ये स्टार्ट होता है? तो पर्यावरण के आधार पे स्टार्ट किया जाता है, मृदा, जल, आर्थिक विकास। ICAR मतलब मैंने फुल फॉर्म लिखा नहीं है, मुझे अभी इस टाइम पे याद नहीं आ रहा, तो आप एक बार प्लीज़ गूगल कर लेना इसका, ठीक है। उत्कृष्ट प्रदर्शन किसने किया है इसमें? तो पंजाब, केरल और एमपी ने किया है। उत्कृष्ट पंजाब, केरल, एमपी को भी याद रखिएगा कि 3rd नंबर पे एमपी आया है कृषि संधारणीयता समग्र सूचकांक में, ठीक है। बाकी अब हम कृषि के क्षेत्र में देखते हैं। प्राथमिक क्षेत्र होता है कृषि, आपको भी पता है, ठीक है। जीडीपी में अब इसका योगदान देखते हैं, जीवीएम योगदान। तो जीवीएम में 2024-25 में तो 35.3% योगदान था, ठीक।
ठीक है। जीडीपी में देखते हैं कि 23-24 में 45 था, लेकिन 24 और 25 में 44 हो गया है। तो अगर ये क्वेश्चन बन के आ जाए कि हाल ही में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कृषि का घटा है, तो आप बोलिएगा हाँ घटा है, क्योंकि पहले 23-24 में 45 था, अभी 44% है, तो ये कम हुआ है। फिर कृषि के क्षेत्र में कौन कौन क्या क्या आता है वो हम देख लेते हैं। फसलें, पशुधन, खनन, वानिकी, मत्स्य। तो सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, वो फसलों का योगदान है 30.9%, पशुधन है 7.4%, खनन 3.2%, वानिकी 2%, मत्स्य 0.5%। ये हमारा प्राथमिक क्षेत्र का योगदान। नेक्स्ट हम यहाँ से देखेंगे कृषि क्रांतियाँ, ठीक है। पहले है हरित क्रांति। हरित क्रांति कब आई थी, 1960 और 70 के दशक में आई थी, ठीक है। और ये किस पे बेस्ड, गेहूँ पे बेस्ड थी। नॉर्मन बोरलॉग्स, और नॉर्मन बोरलॉग्स जो थे वो वर्ल्ड के लिए फेमस थे हरित क्रांति के लिए, बट MS स्वामीनाथन भारत के लिए फेमस थे। हरित क्रांति 2.0 जिसे सदाबहार क्रांति भी कहते हैं, ये 2004 और 2011 के बीच में आई है। कृषि उत्पादन का संवर्धन, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में कृषि ये करने के लिए कृषि उत्पादन का संवर्धन करता है, और नॉर्थ ईस्ट में कृषि को बढ़ावा देना है। हरित क्रांति 2.0, सदाबहार क्रांति भी इसे कहते हैं। श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, वर्गीस कुरियन, ये तो सबको पता होगा। नीली क्रांति देखते हैं, मछली उत्पादन से है। अरुण कृष्णन हीरालाल चौधरी, अरुण कृष्णन हीरालाल चौधरी। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, इसके जो जनक थे वो सैम पेत्रोदा थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। गोल क्रांति आलू से संबंधित है, और आलू का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो शिमला में है, ठीक है। दूसर ग्रे क्रांति किससे संबंधित है, उर्वरक उपजाऊ से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर, मांस, और इसके जो जनक थे वो विशाल तिवारी जी थे। कृष्ण क्रांति पेट्रोल खनिज से संबंधित है। स्वर्ण या सुनहरी क्रांति सेहत बागवानी से संबंधित है। निर्वक तुनेजा इसके जनक थे, तुनेजा जी, याद रखिएगा। रजत आपका अंडा और मुर्गी पालन से आ जाएगा। फिर हम देखते हैं रजत क्रांति के बाद बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। सेफ्रॉन केसर से। मूंग क्रांति मोटे अनाज, याद रखिएगा मूंग क्रांति। पराभानी क्रांति भिंडी से संबंधित है। इंद्रधनुष सभी क्षेत्रों से संबंधित है। रजत रेशा क्रांति कपास से संबंधित है। सुनहरा रेशा जूट से संबंधित है। और हरित सोना किसे कहते हैं, तो बांस को हरित सोना कहते हैं। अब ये रहा थोड़ा सा, आज मैंने सोचा जल्दी ख़त्म करवाऊँ, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है, मैं नहीं चाहती टाइम वेस्ट हो, ना आपका ना मेरा। नेशनल मिशन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ये 2008 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत प्रारंभ किया गया था। नेशनल मिशन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर किसके तहत, नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत। इसमें 5 अवधारणाएं हैं, कौन कौन सी, पहले है फसलों का चयन, अवशेषों का निस्तारण, कार्बनिक पदार्थों की प्रगति, फसल चक्र एवं संयोजन, जीरो टिलेज कृषि, ठीक है। जीरो टिलेज कृषि के जनक कौन है, तो सुभाष पालेकर। ये याद रखना है कि जीरो टिलेज कृषि के जनक कौन है, सुभाष पालेकर, ठीक है। तो ये 5 चरण याद रखिएगा, जिसमें क्या है, फसलों का चयन, अवशेषों का निस्तारण, कार्बनिक पदार्थों की प्राप्ति, फसल चक्र एवं संयोजन, जीरो टिलेज कृषि। सुभाष पालेकर इसके जनक हैं। अब हम देख लेते हैं, ये कभी कभी क्रोनोलॉजी आ जाती है, एक बार पूछी भी है कि फसल चक्र की क्रोनोलॉजी लगाओ, तो हमें ये पता हो। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, फिर पहले तो हम भूमि तैयार करेंगे। भूमि तैयार कैसे की जाएगी, जुताई की जाएगी, फिर जुते हुए खेत को सूखने के लिए छोड़ देते हैं, फिर पाटा चलाना, समतल करना, मतलब जब हम जुताई करते हैं तो मिट्टी ऊपर आ जाती है, फिर उसको
बैलेंस करने के लिए वो पाटा चलाना, समतल करना उसको बोलते हैं। निदाई करना मतलब खरपतवार हटाना, ठीक है, सॉरी। पहला है भूमि को तैयार करना, फिर बीजों की तैयारी करना। बीजों की तैयारी के बाद हम बुआई करेंगे, फिर खाद और उर्वरक डालेंगे, फिर सिंचाई करेंगे। सिंचाई करने के बाद हम निदाई करेंगे, मतलब खरपतवार हटाएंगे। फिर हम कीटों का प्रबंधन करेंगे, जिसमें हम नीम कोटेड यूरिया भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम अपने फसलों की कटाई कर लेंगे। तो ये फसल चक्र विधि है, इसे याद रखिएगा, फसल चक्र विधि, ठीक है। 8 पॉइंट हैं इसमें कि पहले भूमि तैयार करना है, फिर बीज की तैयारी करना है, फिर बुआई करना है, फिर खाद और उर्वरक डालना है, सिंचाई करना है, निदाई करना है, कीट प्रबंधन करना है, फिर कटाई करना है, ठीक है। भूमि तैयार करने में ही है कि आपको जुताई भी करना है, सुखाना है उसको, फिर समतल करना है उसको, फिर निदाई, खरपतवार हटाना है। अब देख लेते हैं रेचिंग कृषि क्या होती है। इसमें पशुपालन के लिए घास, जैसे हम पशुओं के भोजन के लिए वो घास और चारे की कृषि करते हैं, उसे रेचिंग कृषि कहते हैं। ट्रक फार्मिंग क्या होता है, सब्जी उगाना होता है, ट्रक फार्मिंग, ठीक है। अब देख लेते हैं कि जैविक कृषि के जनक कौन थे। तो अल्बर्ट हावर्ड जो थे वो जैविक कृषि के जनक थे, ठीक है। फर्स्ट राज्य कौन था जैविक कृषि के लिए, तो सिक्किम था, सॉरी। सर्वाधिक जैविक कृषि कहाँ होती है, तो एमपी में होती है। और जैविक गांव कौन सा है, तो माकंदपुर उत्तराखंड का है, माकंदपुर उत्तराखंड का जैविक गांव है। फर्स्ट राज्य सिक्किम था। सर्वाधिक कृषि कहाँ होती है जैविक की, तो एमपी में होती है। नोट देख लेते हैं कि क्या एक्स्ट्रा है। किसानों को उन्नत अवस्था में लाने हेतु भूमि के डिजिटलीकरण और एग्रीस्टेक परियोजना राज्य सरकार चला रही है। तो मतलब भूमि का एक तो हम डिजिटलीकरण कर रहे हैं, ठीक, और दूसरा एग्रीस्टेक परियोजना लाए हैं जो कि राज्य सरकारें चलाती हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि किसानों का हम उन्नत व्यवस्था करेंगे कि उन्हें कोई दिक्कत ना हो, ठीक। अब एग्रीस्टेक परियोजना हम देख लेते हैं। एग्रीस्टेक परियोजना क्या है कि इसमें फार्मर रजिस्ट्री की तैयारी की जा रही है, ठीक है। फार्मर रजिस्ट्री अब बोलेंगे क्या, जैसे कि एक किसान है, उसके पास बहुत सारे खेत हैं, ठीक है। कहीं मान लीजिए कहीं जबलपुर में खेत है, कटनी में खेत है, छिंदवाड़ा में खेत है, ठीक है। लेकिन वो ये जो कृषि लाभ होता है ना, जो अभी सरकार हमारा किसान सम्मान निधि योजना दे रही है, मतलब 6,000 और 5,000 करके 2,000 स्लॉट करके 6,000 को साल में 2-2 साल करके देती है, 2-2 हज़ार करके देती है एक साल में 6,000। तो मान लीजिए कोई किसान है, वो उसको छिंदवाड़ा में यूज़ कर रहा है, उस कृषि योजना का लाभ उठा रहा है। लेकिन अगर उसके हम जबलपुर, कटनी और छिंदवाड़ा की अगर हम ज़मीन मिला दें, तो इस हिसाब से वो किसान अमीर है, बट वो यहाँ पे हम क्या मंडला में थे, ठीक है, हम 4 स्टेट मंडला में थे, वहाँ पे वो गरीब बन के उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अभी इन सारे ज़मीनों को जब इकट्ठा कर दिया जाएगा तो वो किसान ऑलरेडी अमीर है, इसलिए उसको ये फ़ायदा ना मिले, उसके पास कितनी ज़मीनें हैं उसका टोटल हमें पता चल जाए, ये वो योजना है एमपी एग्री स्टेक परियोजना, ठीक है, जिसमें फार्मर रजिस्ट्री की तैयारी की जाएगी। इसमें क्या है कि एमपी देश में फर्स्ट स्थान आ गया है इसको अच्छे से क्रियान्वयन करने में, ठीक है। किसान एवं श्रमिकों के कल्याण हेतु 2018 में असंगठित किसान और श्रमिकों के कल्याण हेतु सीएम जन कल्याण संबल योजना शुरू की गई है, ठीक है। इसे 16 मई 2022 को पुनः प्रारंभ किया गया है और 24 और 25 के बजट में इसके लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो अब आपको कृषि से जो संबंधित योजना है वो इसमें आपको बस देखना रहेगा। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो इन फ्यूचर मैं उसको भी करवा दूँगी, क्योंकि अभी मैंने खुद नहीं किया इसलिए मैं नहीं करवा रही हूँ, टू वेरी ऑनेस्ट। जैसा भी होगा मैं वो करवा दूँगी आपको। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके उद्योग और सेवा क्षेत्र, क्योंकि अब हमारा 2 ही टॉपिक रह गया, उद्योग और सेवा क्षेत्र। तो इस तरीके से ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा कि भारत में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इधर उधर अगर मुझसे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाता है बोलने में, तो क्योंकि मुझे ऐसे बोलने की प्रैक्टिस नहीं है, तो मैं
थोड़ा मिस बैलेंस हो जाता है, तो उसके लिए सॉरी यार। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।